नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। असम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की यात्राएं, केंद्रीय नेताओं के दौरे, गांव और कस्बों में लग रहे पोस्टर और झंडों ने चुनावी माहौल तैयार कर दिया है। असम में केरल और पुडुचेरी के साथ ही एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और उसका मौजूदा कार्यकाल 20 मई 2026 को खत्म होने वाला है। इस साल के चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार हैं। ऐसे में इस बार क्या कहते हैं असम के समीकरण? बीजेपी कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक चरण के चुनाव, कांटे की टक्कर और सांस्कृतिक विविधता के इर्द गिर्द घूमता असम राज्य में विकास, एनआरसी और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे अहम हैं। 35 जिलों वाला असम अपनी चाय और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है और पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। असम उत्तर पूर्व में स्थित है, जो भूटान, बांग्लादेश के साथ साथ कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं साझा करता है। असमिया यहाँ की मुख्य भाषा है और बीजेपी सरकार की असम को अगले 5 वर्षों में प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की योजना है। आपके बीच आया हूँ, आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के अनगिनत अवसर बनने जा रहे हैं। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था। बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो असम में मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर होती है। राज्य में अभी 35 जिले हैं, जिनमें से हाल के वर्षों में कई नए जिले जोड़े गए हैं। असम में तैयार चुनावी माहौल में इस समय मुद्दे सबसे अहम हैं। आइए नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जिन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार की अरुणोदय स्कीम के तहत करीब 40 लाख महिलाओं को 3,600 करोड़ रुपए देने की बात बेहद चर्चा में है। असम सरकार ने पिछले मंगलवार को ये रकम अरुणोदय 3 योजना के तहत ट्रांसफर कर दी थी, जिसमें प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे 9,000 रुपए डालने की बात कही गई है। चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों को साधने वाला बीजेपी का ये दांव उसे फायदा पहुंचा सकता है। राज्य के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। खासकर युवाओं में जुबिन की मौत का मामला काफी गंभीर बना हुआ है। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले महीने असम दौरे के दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ पीपुल्स चार्जशीट नामक एक दस्तावेज जारी किया था। इस पीपुल्स चार्जशीट में भ्रष्टाचार समेत सिंडिकेट राज को संस्थागत बनाने और मूल निवासियों की जमीन कॉरपोरेट घरानों को देने के आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सीएम शर्मा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं। सरकार ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पाकिस्तान के साथ कथित संबंधों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच भी कराई है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। इस बार की चुनावी लड़ाई में हिमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई आमने सामने खड़े हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 88 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने अपने 19 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें एक कैबिनेट मंत्री, डिप्टी स्पीकर और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल है। वहीं कांग्रेस छोड़कर आए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से और भूपेन कुमार बोरा को बेपुरिया से मैदान में उतारा गया है। पूर्व पीसीसी प्रमुख बोरा फरवरी में बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं 2 बार के कांग्रेस सांसद बोरदोलोई ने बुधवार को बीजेपी का दामन थामा था। मेरा ऊपर जो इल्जाम लगा कि मैं फॉल्स, फैब्रिकेटेड, बकवास कुछ एविडेंस दे रहा हूँ, ये मुझे हर्ट किया, क्योंकि आई हैव ग्रोन इन द कांग्रेस पार्टी। प्रद्युत बोरदोलोई जी एक सिटिंग कांग्रेस एमपी है। मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है, जैसे देबब्रत सैकिया, रिपुन बड़ा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है।
कांग्रेस की ओर से जारी की गई 42 उम्मीदवारों की पहली सूची में गौरव गोगोई को जोरहाट विधानसभा से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर हेमंत के सामने चुनौती पेश कर दी है। उधर सीएम शर्मा पुरानी सीट जालूकबाड़ी से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां से वे 2001 से विधायक बनते आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 22 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी को चैलेंज करने के लिए पिछले 26 फरवरी को राज्य भर में समय परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। वहीं इसके जवाब में बीजेपी ने 28 फरवरी को जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। माना जा रहा है कि महिलाओं, स्टूडेंट्स और चाय बागानों में काम करने वालों के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम राजनीतिक तौर पर इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन कई और बड़े मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी को चुनौती भी मिल सकती है। देखिए, सारे तो लोग हैं, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे लोग मुझे आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो असम के लिए काम किए, विकास किए, तो सारे लोग मोदी जी को वोट देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। ये स्पष्ट हो गया है अभी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम हो या उत्तर पूर्व भारत हो या सारा देश जिस हिसाब से विकास की रास्ते पर तेज से चलने लगा है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, 55 साल राज करने के बावजूद कभी भी असम को उन्होंने विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में सफल नहीं हुई। 100 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। बीजेपी और गठबंधन जो है, हम साथ मिलकर विल क्लोज टू 100 सीट्स। बहुत अच्छा लगा, जनसैलाब था, लोगों का संख्या बहुत ही ज़्यादा था। जागरूक का हर घर का व्यक्ति शायद आज निकल के आया था। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी वोटों से इस बार जीतूंगा, लेकिन मैं दावा का साथ बोल सकता हूँ, विश्वास का साथ बोल सकता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा महोदय अगला बार दोबारा मुख्यमंत्री, दो बार के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। अभी देखिए, हमारे नेशनल और स्टेट का लीडरशिप और साथ ही साथ हमारे डिमासा डिस्ट्रिक्ट का जो काउंसिल का सीएम सर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहा है, एवरी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है। मैं स्टेट का और नेशनल का और एक्टिवली जो भी जिम्मा दिया जाएगा, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा करूंगी। आगे का जो इलेक्शन है, इलेक्शन में हम लोग बहुत कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जो देश के तरक्की हो रहा है, उसके लिए आगे का दिन डिब्रूगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का ओर से मैं कैंडिडेट होके यहाँ नॉमिनेशन अभी डाल दिया। तो आगे का दिन बहुत अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा, यही मेरा मकसद है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों की सीटों और वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो कुल सीटें 126 थीं। बहुमत का आंकड़ा 64 था। बीजेपी को 60 सीट, एनडीए को 75 सीट, कांग्रेस को 29 सीट, यूपीए को 50 सीटें और अन्य को 1 सीट मिली थी। बीजेपी का परसेंटेज 33.6% था, तो वहीं कांग्रेस का 30%। पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 20 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए यूआईडीएफ के साथ किसी भी चुनावी गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव के लिए असम सोन मिलोतो मोर्चा नामक एक विपक्षी गठबंधन बनाया है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद समेत 7 अन्य दल शामिल हैं। इसके साथ ही इस बार के चुनाव में गठबंधन का गणित साधने में लगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो अकेले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी फिलहाल अपने पुराने साथी असम गण परिषद एजीपी के साथ टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। पिछले चुनाव में एजीपी के लिए बीजेपी ने 22 सीटें छोड़ी थी, जिसमें एजीपी ने केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज की। इसके अलावा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जहां इस बार बीजेपी ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीते सोमवार को बोजाली में कहा, बीपीएफ 11 सीटों पर और बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पिछले चुनाव में बीपीएफ कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन में था। दरअसल बोडो बहुल इलाके की ये 15 सीटें एनडीए के लिए बहुत अहम हैं। इन सीटों पर किसी भी तरह का नुकसान बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने यहाँ पिछला चुनाव यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले साल सितंबर तक बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद यानी बीटीसी का शासन यूपीपीएल के पास था।
लेकिन इसी दौरान हुए चुनाव में बीपीएफ ने यूपीपीएल को मात देते हुए बीटीसी फिर से अपने हाथों में ले ली है। यहाँ बीटीसी का शासन जिस पार्टी के पास होता है, प्रदेश की सरकार में बैठी पार्टी उसी के साथ हाथ मिलाती है। इस बीच चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर समीकरण नहीं बैठने से शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई की पार्टी राइजोर दल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। असम में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और मेरी पूरी उम्मीद है कि असम के लोग आने वाले 9 तारीख को पूर्ण बहुमत से असम में कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार लाएंगे और असम में एक नया असम, एक बड़ा असम जिसपे हम सब का विकास होगा, हम सबको शांति से जीने का हमको अवसर मिलेगा और मेरा विश्वास है कि असम के लोग हिमंत बिश्व शर्मा के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देश का जनता का ऊपर जैसे लूट रहा है चारों तरफ, जैसे जीएसटी लगाकर, टूल टैक्स लगाकर, सारा सामग्री का इतना महंगाई है, तो इसीलिए जनता जरूर बीजेपी को हटाएगा और कांग्रेस को वोट देगा। बहुत जगहों में गए हैं और जो परिस्थिति परिवेश है वो बहुत अच्छा नहीं है और लोगों को एक परिवर्तन चाहिए, वो दिख रहा है। बस ये है कि ये सरकार ने लोगों को या बीजेपी ने लोगों को दबा के रखा हुआ है। कुल मिलाकर असम का ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए स्पेशल रिवीजन के बाद इस साल जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है, उसमें 2,49,00,000 से ज्यादा वोटर हैं। इस फाइनल वोटर लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,24,75,583 महिला वोटर हैं। इसके अलावा राज्य में 343 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं, जो मिलकर राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेंगे। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो असम का चुनावी रण है और मुकाबला प्रचंड होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से यहाँ राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। सीधे हम आज चर्चा पर चलेंगे, असम के सभी समीकरण को समझेंगे और इस बार का इलेक्शन क्या कुछ बदलाव लाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मृणाल नामे। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेएमएम का पक्ष रखेंगे सरोज सिंह, अब से कुछ देर बाद हमारे साथ कनेक्ट होंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं असम से विजय शर्मा। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत विजय जी आपसे करना चाहूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी निश्चित रूप सुन पा रहा हूं। विजय जी, क्योंकि आप असम से ही हैं, बहुत नजदीक से चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये आकलन करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब आई थी, उसके बाद 2 बार मौका मिलना, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और जो क्षेत्रीय दल हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार का है कि गठबंधन की स्थिति क्या बिल्कुल साफ हो चुकी है और क्या एकला चलो की मैं बात करूं, क्या ये संभव हो पाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस एकला चलो के साथ यहां पर सरकार बना पाए? क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी पिछली बार की नंबर ऑफ सीट्स देखिए और उनके परफॉर्मेंस को देखिए, बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्टर नजर आता है। तो इस वक्त क्या समीकरण असम के हैं और क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? देखिए, असम की अगर चुनावी माहौल की अगर बात करूं, समीकरण की अगर बात करूं, तो असम में भाजपा ने 2016 में पहली बार सरकार बनाई थी और उसमें पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के हुए थे सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद कमान हेमंत बिश्व शर्मा को सौंप दिया जाता है 2021 से, और इस बार अब तीसरी बार बीजेपी जिस तरह के मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत बिश्व शर्मा को प्रोजेक्ट की है। जब से हेमंत बिश्व शर्मा ने असम की कमान संभाली है, एक तरह से देखेंगे तो हेमंत बिश्व शर्मा लगातार यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोगों हैं उनके ऊपर लगातार हमलावर होते दिखे हैं और साफ स्पष्ट बात वो कहते आ रहे हैं। जैसे कि अगर बात करूं एविक्शन की, अगर बात करूं तो लगातार अभी भी एविक्शन जो है लगातार चल रहा है और जब भी हम हेमंत बिश्व शर्मा से मिलते हैं, उनकी बातें जब करते हैं तो काफी स्पष्ट तरीके से उनका कहना होता है यह जो अतिक्रमण हटाओ जो ये बंद नहीं होने वाला है, चाहे चुनाव आए चाहे कुछ भी है। अगर पूरी राजनीतिक समीकरण की अगर बात करूं तो देखिए 126 सीट है, जिसमें से 88 सीटों पे बीजेपी सीट लड़ी है। 26 सीटें जो आंचलिक दल हैं
मैं कह दूं एजीपी को उन्होंने छोड़ा है, 11 सीटें बीपीएफ को छोड़ा है। तो कुल मिलाकर 126 सीट है और 126 सीट पे 88 सीटों पे बीजेपी सीधे तौर पे चुनावी मैदान पे है। और इस बार मैं कह दूं आपको जो चुनावी माहौल है, एक तरफ से असम की चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा सा गया है। आज की अगर बात करूं तो आज डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके करीबी काफी और असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका, और अगर इधर बात करें हमारे ऊपरी असम के तिनसुकिया जिला जो काफी महत्वपूर्ण एक जिला है, वहां से सदिया विधानसभा क्षेत्र से बोलिन चेतिया ने, और कोयला नगरी से विख्यात जो मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र है वहां से भास्कर शर्मा ने आज मनोनयन अपना दाखिल किया है। तो कह दूं दूसरा, और उनके साथ थे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी थे। जब हमने से दो टूक उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार बीजेपी जो 88 सीटों पे लड़ रही है वो पूर्ण सीटें जो है वो बीजेपी को आने वाली है। अगर कुल मिला के अगर एनडीए की अगर बात करें तो 100 से अधिक सीटें एनडीए लेके आएगी और कांग्रेस का धीरे से अस्तित्व खत्म हो रहा। ये बात उन्होंने क्यों कहा, मैं इस पे आ रहा हूँ। हाल ही में 2 दिन पहले मैं कहूँ जो कांग्रेस के सांसद नौगांव के प्रद्युत बोधले ने, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हें आज पिछले दिन मैं कह दूं दिसपुर की राजधानी दिसपुर से उनको वहां से टिकट प्रदान किया गया है, जिसको लेके एक तरह से कई विधायकों को जो सिटिंग जो एमएलए हैं उनकी कई 18 मैं कह दूं जो विधायकों की काटी गई है सीट, जिसको लेके एक तरह से असमंजस की परिस्थिति थी। काफी नाराज थे, खुल के सामने आ रहे थे। दिसपुर के जो विधायक रह चुके अतुल बोरा वो काफी नाराज थे। उनके घर पे उनको मनाने के लिए मैं कह दूं असम के मुख्यमंत्री जयंत मल्ल हेमंत बिस्वा शर्मा और जयंत मल्ल वहां गए थे, उनके निवास स्थान पर बैठक हुई, लेकिन फिलहाल क्या बात हुई इस पे सामने नहीं आया। लेकिन पूरी समीकरण अगर करूं तो बीजेपी ने जिस तरह से जो योजनाएं दे के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की, अगर थोड़े से हम पीछे अगर जाएं 2025 की बिहार की विधानसभा चुनाव अगर देखें तो बिहार के विधानसभा चुनाव जो एनडीए वहां पे बैठी थी गठबंधन करके नीतीश कुमार से, तो एक तरह से कहें तो 10,000 वाला जो आंकड़ा जो था 10,000 हर महिलाओं को दिया गया। तो असम में भी 40 लाख महिलाओं को 9,000 का योजना के तहत उन्हें दिया गया है। तो ये बड़ा फैक्टर एक माना जा रहा है। और असम के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक चरण में ही चुनाव को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर विरोधी दल कई बार इस पे सवाल उठाने लगे कि आखिर असम में एक ही चरण में चुनाव ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इस तरह के कई सवाल उठे थे और इसमें बीजेपी ने स्पष्ट क्लियर भी किया था। और ईसीआई ने जिस तरह से एक बदलाव भी किए हैं जो चुनाव के दौरान पहले चरण में जो होगी कई तरह के चुनावी बदलाव भी किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर नजर भी बना के रखी है। तो अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो अगर आंचलिक दलों की बात मैं आ जाता हूँ तो कल रायजोर दल जिसके मुखिया है अखिल गोगोई शिवसागर के विधायक हैं, उनके साथ गौरव गोगोई की कल बैठक हुई और इससे पहले उनके सीट बंटवारे को लेकर कुछ अनबन हुई तो जिसको लेके तीखी आलोचना भी हुई थी एक दूसरे का रायजोर दल और कांग्रेस के बीच। लेकिन कल गौरव गोगोई के साथ उनके साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक वो संपूर्ण नहीं हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने कहा जो सीट बंटवारा हो गई, लेकिन गौरव गोगोई ने उठते समय एक बात कहा कि हमारी केंद्रीय समिति ने अभी तक इस पर मोहर नहीं लगाया, इस पे लेके हम कोई बात इसमें नहीं कर सकते। तो इसमें अखिल गोगोई ने असमंजस की परिस्थिति दिखाई, उन्होंने एक तरह से नाराजगी दिखाई। तो ये अभी नहीं कर पाएंगे तो गठबंधन अभी कांग्रेस के साथ राजद दल का हो चुका है। लेकिन असम जातीय परिषद जो है उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। असम जातीय परिषद के मुखिया है यहाँ के अखिल असम छात्र संस्था के पूर्व साधारण संपादक लुरिन ज्योति गोगोई, उनके साथ बैठक हुई है और कई जो विधायकों के टिकट जो बीजेपी ने काटा है उसमें काफी नाराजगी देखा गया। लेकिन जो जिस तरह से समीकरण बैठ रहा है, इस समीकरण को देखा जाए तो ये आने वाले समय पे जो चुनावी जो माहौल होने वाला है काफी और रोमांचक होने वाला है। और जिस तरह से मैं कहता हूँ लोअर असम की कहें तो लोअर असम में जो अल्पसंख्यकों की लोगों की संख्या ज्यादा है, मैं कहूँ क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ असम है और हमेशा ही बांग्लादेशियों को लेके असम में राजनीतिक माहौल गरमाया रहता है और
यहाँ पे हमेशा ही एक तरह से कई संगठनों ने आंदोलन किया जी बांग्लादेशियों के खिलाफ, और जिसको लेके मुख्यमंत्री भी तत्पर दिखे हैं और उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट तौर से मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि असम अब बांग्लादेशियों का बोझ नहीं सहेगा, और ठीक है, यही विजय जी, एजेंडा अभी भी चुनाव में बनाया हुआ है। जी चलिए वापस आऊंगी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते किस तरह का विश्लेषण असम के लिए आप देख पा रहे हैं? देखिए राखी जी, जो असम का चुनाव है जितनी आसानी से बताया जा रहा है, देखिए अगर कोई पार्टी अच्छी होती है या पार्टी काम अच्छा कर रही होती है तो उसकी नजर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने पर नहीं होती है। दूसरी पार्टी के नेता तब तोड़े जाते हैं क्योंकि जब नेता तोड़े जाते हैं उनको सीटें भी दी जाती है और भी बहुत चीजें बार्गेनिंग की जाती है कि आपको सरकार बनी तो क्या पद मिलेगा, क्या मलाई मिलेगा। और यहाँ तक है जिस तरीके से जो पूर्व अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, जब वो उसमें गए तो 50 करोड़ या कितने की बात हुई, उन्होंने कहा उसका इस्तेमाल मैं अपने पिताजी के नाम से स्टेडियम बनाने के लिए करूंगा। अब समझने वाली बात यह है कि क्यों बीजेपी इतना फोकस कर रही है कि भाई कांग्रेस के नेताओं पर, और क्यों उनको मीडिया में इतनी हाईलाइट किया जा रहा है। हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि हम दूसरी पार्टी के नेताओं को जब अपने साथ मिलाते हैं कि एक ये मैसेज लोगों के बीच में चला जाए कि देखिए कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ नहीं मची हुई है। चुनाव पहले भी टक्कर के हुए, चुनाव इस बार भी टक्कर का होगा, लेकिन इसमें कुछ फर्क ये है कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी बहुत पीछे है, बंगाल का भी असर वहां पर दिखाई देगा। फिर एक चीज यह आ गई है कि बीजेपी का लंबे समय से शासन अब लोग देख चुके हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग देख चुके हैं, काम करने का तरीका भी देख चुके हैं, उनके जो वादे करने की, घोषणाएं करने के तरीके हैं वो भी अब वो देख चुके हैं। तो ऐसे में हमें इस बार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि लोगों का विश्वास अभी तक बना हुआ है। अगर विश्वास 2% भी डिग गया तो बीजेपी असम से डिग जाएगी। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी संदीप जी। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जी अनम्यूट करिए। नवीन जी अनम्यूट करिए, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। राखी जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है सर। बहुत महत्वपूर्ण है असम का चुनाव, किसी भी स्टेट का हो, लेकिन असम को ऐसे समझना है क्योंकि आप लोगों के पास तो 2 बार से सत्ता है ही। तीसरी बार के लिए चुनौतियां, तीसरी बार के लिए जिम्मेदारियां और ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला मैं तब देख सकती हूं जब मैं बदरुद्दीन अजमल को इंक्लूड करूं, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र में उनका प्रभाव बहुत है। लेकिन यहाँ ये फैक्टर है कि कांग्रेस को यहाँ कम नहीं आंक सकते। तो इस बार क्या है, मतलब हैट्रिक मारने की तैयारी है, तो क्यों इस बार असम में फिर जनता आपको चुने? नवीन जी प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। जी मैं सुन पा रहे हैं राखी जी आप? हाँ हाँ बोलिए। मैंने कहा कि राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं सुन रहा था अपने काबिल मित्रों को, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी आसाम में सरकार चला रही है। 5 साल सर्बानंद सोनोवाल जी, 5 साल हेमंत शर्मा विश्वास, और लगभग 60 साल आसाम को चलाई जो है वो यहाँ की कांग्रेस पार्टी, और एक बार केवल एजीपी ने सरकार वहाँ चलाई थी। आसाम के पब्लिक ने जिस ढंग से अल्फा और सुल्फा, जो आपने देखा होगा, अल्फा का जिस ढंग से अत्याचार देखा पूरे प्रदेश में, जिस ढंग से एक समीकरण बनी हुई थी अत्याचार का, उस पे किस ढंग से पूरे प्रदेश में लगाम लगाए, चाहे वो अपर आसाम हो या लोअर आसाम हो, चाहे बोडोलैंड हो या आसाम का गुवाहाटी प्रॉपर हो। देखिए हमारे कथनी करने में इसलिए फर्क नहीं है कि हम विकास के राह पे आसाम को ले जाना चाहते हैं, उसमें हम सक्सेस हुए हैं। आसाम का कोई भी इलाका हो, चाहे सड़क से जोड़ने वाली बात हो, नदियां छोटी छोटी हैं उनको जोड़ने की बात हो, चाहे वहाँ की आसाम पुलिस को मजबूत करने की बात हो, राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार के रूप में वहाँ के आम जनता के दिलों में घुसी हुई है। देखिए कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनका 150-200 साल का इतिहास रहा है, और भी छोटी छोटी क्षेत्रीय दल है, लेकिन कांग्रेस को जितना परखना था देश की जनता ने और आसाम की जनता ने परख लिया है। कांग्रेस के रीजन में लाखों लाख की संख्या में लोगों की हत्या हुई है। उसी आसाम में चाय बगानों को उजाड़ दिया गया है, मजदूरों के किस ढंग से हत्या हुई आप सोच नहीं सकते हैं। तो आज इस तब पे शांति आसाम में आ चुकी है, और आसाम का सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठिया, जो कांग्रेस के पोषक तत्वों के द्वारा किया जाता था। कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के एमपी, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री जो आसाम से होते थे, ये लोग एक पोषक तत्व को पाल रखे थे, जो बॉर्डर पे आसाम पुलिस के संरक्षण में हेलो आवाज आ रही है? नवीन जी बोलिए। बिल्कुल, जो आसाम पुलिस के संरक्षण में घुसपैठियों को जगह देते थे। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने लगभग पूरी की पूरी, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% बंद हुआ है, लेकिन हम लोग काफी कामयाब हुए हैं घुसपैठियों को रोकने में, घुसपैठियों को भगाने में, और चाहे वो एनआरसी का मामला हो या एसआईआर का मामला हो, हम पूर्ण रूप से आसाम के अंदर में सक्षम है। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को कि भारत सरकार ने तमाम बहुत बड़ी योजनाएं, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल जी के रीजन में हो या हेमंत शर्मा जी के रीजन में हो, गांव तक पहुंचाने में भारत सरकार ने हमारी मदद की है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वो सुलभ शौचालय का मामला हो, बहुत सारी योजना हो। पूर्व के वक्ता हमारे बोल रहे थे महिलाओं को
सशक्तिकरण के लिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, देश के खाली ये आसाम का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महिलाएं सशक्त हो, महिलाओं को सशक्त कार्यों से जोड़े जाएं, उनको कुछ छोटे छोटे रोजगार से जोड़े जाएं, ताकि महिलाओं का जो डिपेंडेंसी है और एक पुरुष समाज की जो बार बार वो आती है उस पर कम से कम लगाम लगे और महिलाएं भी छोटे मोटे काम करें। अब महिलाओं छोटे छोटे काम करें, उनको सशक्तिकरण के लिए हम लोग आगे बढ़े, उस पर अब कांग्रेस क्या बोलती है, अपोजिशन के मित्र क्या बोलते हैं, इससे ना तो भारत सरकार कभी चिंतित होता है, ना भारतीय जनता पार्टी कभी चिंतित होता है, क्योंकि हमारा ध्येय है आसाम को मजबूत करना। पूर्व के वक्ता संदीप चौधरी जी बंगाल के बारे में बोल रहे थे, मैं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हूँ अभी, जहाँ मैं आपके उसमें बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यही मेरा क्षेत्र में, यही तो चुनाव लड़ता हूँ। इस बार यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर में। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में पहले 3 2016 में, 21 में 77 और 2026 में सुनील चौधरी जी हम 177 सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमारी एक मजबूत सरकार बनने वाली है, और चाहे वो उत्तर बंगाल हो जो आपके आसाम से सटा हुआ हो, चाहे राढ़ बंगो हो या साउथ बंगाल हो, ममता बनर्जी और तृणमूल के अत्याचार, उनका बलात्कारी सिस्टम, पुलिसिया तंत्र को खत्म करना, हिटलर शाही, और जो उनका सांप्रदायिक सोच है उसकी खात्मा इस बार पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के हिंदू और साथ में मुसलमान भी, बुद्धिजीवी भी, इस बार ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारों का खात्मा है। जी ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी, और आज तो हम असम पे बात कर रहे हैं तो हम असम की बात करेंगे और पूरी कोशिश है कि एक कंक्लूजन निकाल पाए। सुनील चौधरी जी ने बंगाल को छेड़ा था तो मैंने थोड़ा सा उनको बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मृणाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ राखी जी। मृणाल जी, क्या तैयारी है? परिवर्तन यात्रा प्रियंका गांधी निकाल ही चुकी हैं, एक परिवर्तन की बात थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली वहां, तो क्या वाकई परिवर्तन करने में सफल हो पाएंगे, या जन आशीर्वाद से जनता आशीर्वाद एक बार फिर बीजेपी को देगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दो ही दल ऐसे मुख्य हैं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मुख्य रूप से दो पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। देखिए राखी जी, ऐसी बात है कि जो असम का चुनाव 9 अप्रैल को होने वाला है, एक ही चरण में होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस बार चुनाव में असम सोमिलितो मोर्चा नामक विपक्षी गठबंधन बनाया है, जिसमें कि क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद समेत 7 अन्य दल भी शामिल है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने 3 सूची जारी कर दिया है, जिसमें कि पहली सूची में 42, दूसरी सूची में 23 और तीसरी सूची में हम लोगों ने 22 उम्मीदवारों का नाम घोषित, 15 सीटों पर नाम उम्मीदवारों का घोषित कर दिया है, 22 के आसपास, यानी कि 102 सीटों पर हमने उम्मीदवार जो है घोषणा कर दिया है। अब जिस प्रकार से बीजेपी के जो प्रवक्ता थे नवीन मिश्रा जी, वो बहुत ऊंची ऊंची बातों में बोल रहे थे कि हम लोग सांप्रदायिक शक्ति से लड़ते हैं। अरे भैया, आपके हेमंता बिस्वा शर्मा जी तो सबसे बड़ा सांप्रदायिक को बढ़ावा देते हैं। वो तो खुलेआम बेसिकली जो कहते हैं कि अगर वहां के अगर मुस्लिम अगर आपसे 5 रुपया भाड़ा मांगे तो आप 4 रुपया भाड़ा दें, तो आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप देखे होंगे कि एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया पर एक तस्वीर उभर के आई थी, वीडियो उभर के आई थी, जिसमें कि मुस्लिम समाज के किसी एक व्यक्ति को वहां पर खड़ा कर ये बंदूक से निशाना लगा रहे थे। तो ये बताइए किस प्रकार से सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। दूसरी बात कि हमारे नेता प्रियंका गांधी जी वहां की प्रभारी बनी है, और वो जो है जिस प्रकार से उनकी ज्ञान और रणनीति बनाने की क्षमता इतना मजबूत है कि इस बार जो आसाम में हम लोग का चुनाव जीतने का जो हम लोग का सिलसिला है वो जारी रहेगा, और इस बार आसाम में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप देखिए कि कई मुद्दा है अभी वहां पर असम में जिस प्रकार का मुद्दा है, भ्रष्टाचारी है, मूल निवासियों जो वहां के मूल निवासी हैं उनका जमीन छीनकर वो लोग क्या कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट घरानों को दे रहे हैं। बताइए कि जो वहां के मूल निवासी है आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि इस बार वो सरकार आपकी बनाएगी। अभी आप गायक जो थे हमारे जुबिन गर्ग, जिनकी हत्या हो गई सिंगापुर में, उनमें हेमंत बिस्वास के पत्नी का नाम आया। तो अभी वहां के युवा भी इस पर काफी नाराज है। जिस प्रकार की ये बातें करते हैं, बीजेपी बांटने की राजनीति करते हैं। इस बार हेमंत बिस्वास, आप सोचिए ना, विश्वास शर्मा कहां से आए हैं, कांग्रेस के ही बेसिकली नेता थे,
लेकिन कांग्रेस में जब इनको देखा गया कि इनके में कोई क्षमता नहीं है तो ये बीजेपी के ने इनको हायर कर लिया। और जिस प्रकार की राजनीति अभी कर रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार में अभी देखे होंगे कि बीच चुनाव में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया गया, उसी प्रकार से ये वहां में दोहराना चाहते हैं। असम में महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपया देना चाहते हैं। तो आप ये देखिए, ये हमेशा जो रहते हैं इनके साथ चुनाव आयुक्त भी मिला हुआ रहता है। चुनाव आयुक्त के ही गठजोड़ से ये चुनाव जीतने का काम करते हैं। इलेक्शन मोड ऑफ वायलेशन करते हैं। और देखिए नवीन मिश्रा जी, जो आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में इस बार आपको 50 सीट से भी नीचे आने वाला है। आप हंसते रह जाइएगा। और इस बार जनता जो है, आपको जो स्थिति है असम में, वहाँ के चाय बागानों की स्थिति है, वहाँ बोर्डों का बेसिकली समस्या है। आप जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं वहाँ बड़ी समाज में, इस बार जनता आपको माफ करने नहीं जा रही है। सर, आपको इस बार से कुर्सी पर से उतार कर गौरव गोगोई, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं वहाँ के और बहुत ही संघर्षशील नेता है, इस बार आपको हरा कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। विजय जी, थोड़ा सा इनके सवालों को, विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं, ये बात सच है, यदि मुद्दों को देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि चुनाव जब विधानसभा का होता है तो ये देखना पड़ता है कि मुद्दे कितने प्रभावी हो रहे हैं। और आजकल तो ऐसा सिनेरियो हो गया है कि विधानसभा का चुनाव हो, कोई और चुनाव हो, पूरे देश की राजनीति उसके बीच में आ जाती है, पूरे देश के मुद्दे इंक्लूड हो जाते हैं। अभी देखिएगा और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और मुद्दे वो भी आ जाएंगे शायद जिनका कोई लेना देना आसाम से नहीं होगा। मतलब वैश्विक स्तर की चीजें भी आ जाएंगी कि ऐसा हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। सवाल इस बात का है कि जो अभी मृणाल जी कह रहे थे कि जुबिन गर्ग का जो मैटर है, जो युवा है वहां के, उनमें बहुत नाराजगी है उस चीज को लेकर। पहले कहा गया था कि सजा दिलाएंगे, सबको पकड़ा जाएगा, अब कहा गया है कि न्यायालय सजा देगा। तो एक लंबी प्रोसेस हो गई इस पूरे मामले को लेकर। दूसरी चीज, जमीनों का जो कह रहे हैं कि जो हक है वहां के लोगों का, को कॉर्पोरेट लोगों को दे रहे हैं। क्या होता है, कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं वो कब हिट कर जाएंगे नहीं पता। तो क्या इन मुद्दों का बहुत प्रभाव पड़ेगा, या कांग्रेस पार्टी जो है इन मुद्दों के जरिए एक दबाव कहीं ना कहीं बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी पे? देखिए मृणाल जी की मैं बातें कर रहा हूँ, जो अगर मैं बता दूं, मृणाल जी ने पहला आरोप लगाया यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, जो वो जातिवाद करते हैं, यानी दो धर्मों के बीच में लड़वाने की कोशिश करते हैं, हमेशा बयानबाजी करते हैं। लेकिन देखिए, हम यहाँ से लगातार मैं 20 वर्षों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ असम के लिए। तो मैंने जब से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमान संभाला है 21 दिन से, तो मैंने उनको देखा है चीज, वो कभी भी किसी समुदाय को टारगेट करके नहीं कहते। उनका साफ स्पष्ट बात है, घुसपैठियों के खिलाफ उनका आवाज निकलता है। जो अवैध घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी है, उनके खिलाफ वो गर्जना करते हैं और उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी करते हैं। तो ये थी पहली बात। और जिसको एजेंडा लेके कांग्रेस ने कई बार उनके पलटवार भी की है। तो ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जो स्पष्ट बात जो है, मैंने शुरुआत में ही, जैसे मैंने ये डिबेट जब शुरू किया था, मैंने शुरुआत में कहा था, जो अहम जो मुद्दा है, जब से उन्होंने कमान संभाला है तो वहां घुसपैठियों के खिलाफ, अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी जो लोग हैं, उनके ऊपर ही हमेशा वो वार करते हैं। उनके ऊपर ही जो कानूनन कार्रवाई करना चाहिए वो करते हैं, साफ तौर से निर्देश भी देते हैं। और उन्होंने साफ तौर से कहा था, जब 5 रुपए अगर भाड़ा होता है तो 4 रुपए के। तो अलग अलग अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी बात ये नहीं कही थी। उन्होंने साफ तौर से, जब हमने सवाल पूछा कि आप हमेशा मुसलमानों के विरोध में क्यों मंतव्य करते, तो उन्होंने साफ कहा, मैं कभी मुसलमानों के विरोध में नहीं करता, मैं सीधे घुसपैठिए और बांग्लादेशियों को विरोध में करता। और दूसरी बात पे आता हूं, देखिए असम के हार्ट रॉक, यानी यहाँ के दिलों के धड़कनों में वास करने वाले जुबिन गार्ग की मृत्यु के बाद आज 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी लोगों के दिल में जुबिन गार्ग के लिए ये न्याय की मांग जो है उठती आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीच में, मैं कहूंगा, 2 बातें तो उन्होंने कही थी। ये तो सत्य बात है, ये छुपने वाली बात नहीं। उन्होंने पहले कहा, जब लोगों ने और जब जानने की कोशिश की, आखिरकार जुबिन गार्ग को न्याय कब मिलेगी। 7 लोग अभी भी जेल में हैं जुबिन गार्ग की हत्या मामले में, मैं बता दूं। और उन्होंने कहा था कि इस बार हम, कई बार वो अपने सोशल मीडिया पे लाइव पे आके उन्होंने कहा था, जे इस बार जुबिन गार्ग को न्याय बीजेपी ही दिलाएगी, हम सरकार में हैं, हम ही बीजेपी को, जुबिन गार्ग को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का उन्होंने कहा, आवेदन दे दिया फास्ट कोर्ट में, अब जुबिन गार्ग की कार्रवाई, जो केस की कार्रवाई चलेगी।
तो आज भी मैं कह दूं ये मुद्दा तो रहेगा। देखिए असम में असम के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर से कहा था जुबिन गर्ग को अगर मैं न्याय नहीं दिला पाऊं तो आप 2026 में विधानसभा चुनाव है उस पर आप लोग अपनी निर्णय ले सकते हैं। लोगों से ये अपील भी की थी। लेकिन जिस तरह से फिर से जो आवाज उठने लगी है जो जुबिन गार्ग की को आखिरकार न्याय कब मिलेगा। जुबिन गार्ग की पत्नी गरिमा गार्ग ने भी कई बार सरकार से आग्रह की और कल बीते कल का 6 महीने हो चुके थे पूरे जुबिन गार्ग के। उन्होंने जो समाज स्थल जो है वहां पे जो जुबिन क्षेत्र जो है वहां पे गरिमा गर्ग उनकी पत्नी थी और रो रो के उन्होंने फिर से गुहार लगाई ये आखिर और कितने दिन अपेक्षा करना पड़ेगा जुबिन गर्ग की न्याय को लेके। और तीसरी बात आता हूं जिस तरह से असम की जो राजनीतिक जो है सरगर्मियां जो बीच में तेज हो रही है ये मुद्दा जो बाहरी जो कॉर्पोरेट जगत को जो जमीन देने की जो बात कही है यहाँ पे कई दल संगठनों ने इसके लिए प्रतिवाद भी किया है। जो बाहरी जो कॉर्पोरेट जगत को वहां पे वो जमीन मुहैया क्यों करवा रहे। तो मुख्यमंत्री का ये साफ तौर से बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जो हम बाहर के कॉर्पोरेट के लोगों जगत के लोगों को असम में लाना चाहते हैं असम में व्यापार करवाना चाहते हैं ताकि यहाँ के जो बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। देखिए यहाँ पे कई कंपनियां यहाँ आ चुकी है और अपना काम भी कर रही है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम यहाँ पे युवाओं की रोजगार के लिए काम कर रहे हैं इसलिए हम बाहर के कॉर्पोरेट जगह के लोगों को यहाँ पे आमंत्रण देते हैं। और असम की जो पहले की जो परिस्थिति थी अगर 2016 की अगर पहले की बात कहूं जिस तरह से परिस्थिति थी लेकिन मानना तो ये पड़ेगा। देखिए मैंने कहूं जब 20 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं ये पत्रकारिता में मैंने खुद देखा है कांग्रेस के जो 15 साल जो शासन में थे यहाँ पे मैंने वो भी कवर किया है। तो उस समय की परिस्थिति और अभी के परिस्थिति में काफी बदलाव तो हुआ है ये मानने वाली बात है। और जितने भी यहाँ पे राजनीतिक लोग जितने भी आए हैं 21 से जो बीजेपी की सरकार है उससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार तो ये फर्क तो वहां पे देखा गया। लेकिन बीच में जो चुनावी मुद्दा है उस पर तो आवाज उठेगी। देखिए विरोधी दल कई बार हेमंत बिस्वा शर्मा को पलटवार हुई है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो यहाँ पे बैठी हुई है उसके ऊपर जो जिस तरह सरकार के तरह से नीतियों के ऊपर आवाज उठती है तो यहाँ के स्थानीय लोग भी वो आवाज उठाते हैं। लेकिन अहम मुद्दा देखिए मैं बता दूं यहाँ की जनजातीकरण 6 जनगोष्ठी जो यहाँ के जो है जनगोष्ठी जो लोग हैं वो उनके जो संगठन से वो कई सालों से मैं कह दूं कई सालों से जनजातीकरण की मांग को लेकर सड़कों पे उतरे हैं। कई तरह के आंदोलन हुए हैं चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो आज भी वो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के 6 जनगोष्ठी और उन्होंने साफ तौर से कहा जनगोष्ठी हमारा अधिकार है और हमें देना ही पड़ेगा। तो 2025 के अक्टूबर से नवंबर महीने में हमने देखा जो लगातार 6 जनगोष्ठियां जो ये आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर उड़े थे अर्थनैतिक अवरोध हुआ था। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 25 दिसंबर तक हमें समय दीजिए और उन्होंने जांच समिति बना के एक केंद्र सरकार को भेजने की भी बात की थी लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। उसके बाद भी यहाँ की जनगोष्ठी जो संगठन से उसका प्रतिवाद तो लग रहा है। लेकिन 15 सालों तक कांग्रेस ने भी जनजातीकरण नहीं दिया और 10 साल यहाँ पे होने को है बीजेपी सरकार उन्होंने भी नहीं दिया। लेकिन यह जो आश्वासन है सिर्फ कांग्रेस ने भी आश्वासन दिया यहाँ के जनगोष्ठियों के संगठनों को और बीजेपी भी अभी भी आश्वासन ही दे रही है। जी ठीक है एक सेकंड मृणाल जी इसके बाद आऊंगी एक सेकंड रुकिएगा। संदीप जी देखिए सबके अपने अपने मत हो सकते हैं और जहां तक मुद्दे हैं कभी कभी तो कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कि मुद्दे से हटके ही इलेक्शन हो रहा होता है क्योंकि एक पूरी जो पृष्ठभूमि होती है ना वो पहले से तैयार हो चुकी होती है बन चुकी होती है। तो क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारी बातें रखी और विजय जी जिस तरीके से कह रहे हैं मृणाल जी क्या हुआ मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। आप क्या कह रहे हैं मैं सुन नहीं पा रही हूं। एक मिनट रुकिए संदीप जी से मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर बीच में आप लोग टोक देते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल होता है वो रह जाता है। संदीप जी एक पूरे ओवरऑल सिनेरियो में जो आरोप हैं जो मुद्दे हैं और जो फिलहाल वर्तमान में देश की राजनीति का जो एक पूरी सिनेरियो बना हुआ है उसके बाद लगता है कि परिवर्तन होगा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एक चरण में मतदान है ये कितना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि एक चरण में मतदान मतलब एक बार में पूरी जो कहानी है वो क्लियर। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए राखी जी कई चीजें हैं वो आम व्यक्ति जो वोटर है वो उसको समझ रहा है
एक तो आपको ये समझना पड़ेगा जो एक ही चरण में या जल्दी से चुनाव निपटाने का आप जैसे शेड्यूल देखेंगे आपको लगेगा जैसे बहुत जल्दी में है चुनाव आयोग चुनाव निपटाने की। चुनाव निपटाने की जल्दी इसलिए है कि आज आपको पता होगा 9 से 10 रुपए डीजल पेट्रोल पर बढ़ गए हैं, गैस पर 60 रुपए बढ़ चुके हैं और ये मैसेज पीछे से आ रहा है कि भाई अभी तेल का और गैस का बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। और आज की मैं आपको ताजा खबर बता दूं, अपने चैनल पर फ्लैश करवा देना। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लोगों को घर में लकड़ियां और पत्ते जलाने की परमिशन दे दी है, जो दिल्ली पोल्यूशन से लगातार जूझते हैं। इन चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर परिवर्तन के लिए कई चीजें होती है। एक चीज ये होती है अलग अलग पार्टियों में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। बीजेपी में जिन्होंने असम के अंदर बीजेपी को खड़ा किया वो कार्यकर्ता है जिन्होंने टाट पट्टी बिछाई, कुर्सियां बिछाई और अपने नेताओं को मंडल अध्यक्ष बनाए, जिला अध्यक्ष बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए। उनकी अपनी इच्छा ही होती है कि हम लोगों के बीच में से निकल करके कोई व्यक्ति हमें नेतृत्व दे। जब राष्ट्रीय नेतृत्व उनके ऊपर कांग्रेस के नेता को लाकर बैठा देता है, वो बढ़िया लच्छेदार भाषण भी देता है, वो हिंदू मुस्लिम भी करता है, लेकिन जो मेन कार्यकर्ता होता है उसके अरमान मारे जाते हैं। जिन्होंने कुछ टाइम पहले वो उसी हिमंत बिस्वा शर्मा को गाली दे रहे थे, उसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उसी जो बोरा साहब गए हैं अभी विपुन बोरा, उनके खिलाफ वो नारे लगा रहे थे, बोरोतलई के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और वही लोग उनके ऊपर बैठकर जब राज करने लगते हैं तो वो लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इसी तरीके से आपको चीजें समझनी पड़ेंगी और इसके बाद रिजल्ट निकलता है लोग वोट किस चीज पर करेंगे। एक जो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या मैं आसाम के अंदर देखता हूं, जो ये बांग्लादेशियों की या इनकी बात की जाती है। आप ये देखिए 3 इलेक्शन, तीसरी बार प्रधानमंत्री है मोदी जी। अगर अभी भी घुसपैठ जारी है तो इसका मतलब असम के लोगों में ये मैसेज जा चुका है कि मोदी सरकार बिल्कुल फेलियर है, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल फेलियर है। तो फिर सोचिए वो किसको वोट करेंगे। जिस तरीके से डीजल बढ़ रहा है, महंगाई हमारे देश में आपने देखा प्याज के दाम बढ़ने से सरकारें गिरी हैं। जिस तरीके से सीधा एक झटके में 60 रुपए गैस के ऊपर बढ़ जाते हैं, डीजल के ऊपर 10 रुपए बढ़ जाते हैं और अभी समस्या मुंह बाय खड़ी है। तो देखिए किसको वोट करेंगे लोग। अच्छा, बात की जाती है इन्वेस्टमेंट की। पूरी दुनिया में मोदी जी घूम चुके हैं। आज दुनिया का एक भी देश नहीं बचा जहां से वे घूम के आने के बाद कोई इन्वेस्टमेंट लेके आयो, कोई इंडस्ट्री लेके आयो। और हमारे देश के अंबानी साहब जो ट्रंप के दबाव में $16 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अमेरिका में, रिफाइनरी लगा के वहां के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हम अपना इन्वेस्टमेंट तो रोक नहीं पा रहे हैं और अपने देश में इंडस्ट्री का हब बनाने की हम बात करते हैं। तो देखिए फिल्मी डायलॉग से केवल चीजें नहीं चलती हैं, जनता सब समझ रही है और हकीकत थोड़े टाइम में हम सबके सामने होगी। ठीक है, मृणाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ मैडम, सुन रहा था, उस टाइम लगता है इंटरनेट गड़बड़ हो रहा था। बताइए सवाल क्या है। नहीं, आपने बीच में इंटरप्ट किया था, मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं, बट ठीक है। मैं विजय शर्मा जी को बोलना चाह रहा था कि जो बहुत ही अच्छे ढंग से वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का खाई को पाट रहे थे, उस पर मैं बोलना चाह रहा था कि कत्ल भी आप ही करो, कातिल भी आप ही हो, और कत्ल करने वाला को पकड़ने का नाटक भी आप ही करते हो। अरे भैया, जब आपको ये मालूम है कि 11 सालों से माने बीजेपी केंद्र में भी बैठी हुई है और आपका असम में भी सरकार है, तो अब सोचिए, बार बार जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, तो आप क्या वहां बैठ के अमित शाह क्या कर रहे हैं, वो आगे का चटनी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी बातें उठ रही है तो इसका मतलब कि अपने कार्य में आप फेल हैं। आप जिस प्रकार की समस्या बताया जा रहा है वहां, जिस प्रकार के रोहिंग्या घुस रहे हैं, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, तो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी करने की बेसिकली जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी को तो पूरी तरह से वो फेल है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में आप जान रहे हैं कि वार हो रहा है, और आप अभी संदीप चौधरी जी ने कहा कि लोगों को कहा गया है कि पत्ता और खाना बनाने के लिए लकड़ियां का यूज किया जाए, तो आप इतने ढिंढोरे पीटते हैं कि उज्ज्वला योजना चालू कर दिए, उज्ज्वला योजना कर दिए, तो आप बताइए ना कि गलियों में क्यों लाइन लगी हुई है गैस के लिए? आप असम में लोग परेशान है, जनता परेशान है, आप कैसे वो बेसिकली दूर करेंगे? तो आप इस प्रकार के जो नाटक कर रहे हैं, तो हमारे जो नेता जो है असम के, उन्होंने पीपल्स
पुपिल्स करके कुछ ये पुपिल्स चार्जशीट नामक एक चीज लेके आए हैं कि क्या क्या आपने बेसिकली कैसे किस प्रकार से असम को लूटने का काम किया है। तो आप सोचिए ना कि किस प्रकार से आप चुनाव जीत पाएंगे। आप जिस प्रकार से हेमंत विश्वास जी जिस प्रकार से हमारे नेता गौरव गोगोई पर कहते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। तुम मरो चुल्लू भर पानी में। जिनका परिवार पूरी तरह से देशभक्त है, उनके बेटों को आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। किस प्रकार की आप माने इस प्रकार के विरोधाभास माने ये आप देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों से अगर आप नहीं बचेंगे तो सरकार की जनता जो है सरकार जो है आपको जनता वहां से उखाड़ कर फेंक देगी। ठीक है, मैं मृणाल जी एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण आपसे, उसके बाद नवीन जी से बात करूंगी। और सवाल देखिए, AIUDF इस बार आपके साथ नहीं है और एक अच्छा खासा इनका जनाधार है। पिछले रिकॉर्ड्स को भी देखिए, नंबर ऑफ सीट्स में कितने विधायक उनके पास गए थे। तो इस बार आपके साथ न आने की क्या मुख्य वजह? देखिए, हालांकि ये राजनीतिक रूप से हो सकता है किसको किसके साथ जाना है, लेकिन इनका ना होना क्या संकेत देता है? देखिए, राजनीति जो है समय और स्थिति और परिवेश के अनुसार से बदलता है। अभी आप देख लिए कि हम लोगों के साथ रायजोर दल जो है, हम लोग गठबंधन में वो भी लगते हैं कि गोगोई ही है, उनका पूरा नाम हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो भी 2 गोगोई आके चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग निश्चित है कि जो चुनाव है उसको हम लोग इस बार के चुनाव में हम लोग अपनी सरकार बना लेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके गठबंधन के साथ क्या नंबर ऑफ सीट्स लाता है। बड़ा दिलचस्प भी इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक ही चरण है, कोई दूसरा मौका मिलना नहीं है, सीधे नतीजे ही आएंगे, उसके बाद तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। नवीन जी सुन पा रहे हैं? नवीन जी अनम्यूट कीजिए। जी राकेश जी सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है सर, एक तो आपका वीडियो नहीं मिलता है तो पता नहीं चलता है आप कनेक्ट हैं या नहीं हैं। बाकी लोग वीडियो में दिख जाते हैं तो पता चल जाता है, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। बीच में कोई ऑडियो भी नहीं आता है कार्यकर्ता है, चुनाव का समय थोड़ी परेशानी रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण है 126 सीटों में एकला चलेंगे या, क्योंकि आपका तो गठबंधन ऑलमोस्ट जो हैं वो तो है ही आपके साथ, उनके साथ इस बार नंबर ऑफ सीट्स कितना लेकर जाएंगे? मुश्किल सवाल है लेकिन फिर भी। राखी जी, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और हमारा कोई एनडीए के जो भी घटक दल है उनको पूरे सम्मान के साथ हम सरकार में भी रखें और सरकार में वो रहेंगे भी। हमारा ध्येय है कि आसाम को एक मजबूत राज्य बनाना, चाहे औद्योगिक दृष्टिकोण से हो, चाय के मामले में हो, बॉर्डर पर जो कांग्रेस का पाप था उस पाप को खत्म करने का हो। अभी पूर्व के मेरे मित्र बोल रहे थे, जैसे खिसियानी बोले खंबा नोचे, उस ढंग से बोल रहे थे मृणाल जी से ये पूछिए खाली कि डॉली गगोई कौन है और पाकिस्तान के एक एनजीओ से उनको कैसे सैलरी मिलता है, थोड़ा इनसे पूछ लीजिए। ये हमारा रिकॉर्ड तो नहीं है, तो सरकारी आरएसएस का फैलाया हुआ है, केवल झूठा ये तंत्र है। मृणाल जी, वो खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे वाली बात नहीं है। तरुण गोगोई के दोनों बच्चे कहाँ के नागरिक हैं? झूठा समाचार फैलाकर जनता में भ्रम पैदा करते हैं। आपका कोई वास्तविकता से मतलब नहीं है। आपके नेता के दोनों बच्चे भारतीय नागरिक है क्या? आप पहले दोनों बच्चे भारतीय नागरिक है? अगर ऐसा है तो आप बताइए ना, जीत करके केवल बयान देने पे बयान से कुछ नहीं हो सकता है। और मैं दुखी हूँ कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लोग लकड़ी पे खाना बना के दिल्ली में खा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। असम के सारे कांग्रेस के नेता पैदल चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। आप लोग के घर के अंदर में लकड़ी और कोयले पे खानी बन रही है। मैं दुखी हूँ इस बात का। और दुनिया में जो आपके इजराइल और ईरान के लड़ाई में दुनिया के कई देशों के अंदर में फ्री में पेट्रोल डीजल बांटे जा रहे हैं। आपके बहुत चहेते राष्ट्र है पाकिस्तान, वहां तो आप टंकी लगाइए, टंकी फुल कर दी जा रही है। दुनिया के अंदर में सब जगह में सिलेंडर मुफ्त मिल रहे हैं। और राहुल गांधी जी, प्रियंका और सोनिया गांधी की दिक्कत के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। आप भी मृणाल जी, आपके घर में भी दिक्कत हो रही है। मृणाल जी, ना तो हम तो चाहते हैं कि हम अहिंसा वाले देश के लोग हैं। भारत का 140 करोड़ लोग चाहता है कि ईरान के अंदर या इजराइल हो या ईरान हो, ये युद्ध बंद हो। हम युद्ध के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। अब युद्ध के पक्षधर नहीं है तो कोई हमारी बात को मान ले। नवीन जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कभी ईरान इजराइल आ जा रहा है, कभी कोई आ जाता है, कभी बंगाल आ जाता है। प्लीज हम असम पे क्यों नहीं है? आज घूम फिर के ना कोई पहुंच ही रहा है। मतलब असम के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है ज्यादा। हम राखी जी असम पे ही जा रहे हैं। हमारे पूर्व के वक्ता
पूर्व के वक्ता ये बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इनके घर पे लकड़ी में खाना बन रहा है, कोयला पे बन रहा है और ये पैदल चल रहे हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, बहुत जल्दी युद्ध बंद हो जाएगी और हमारे पास घरेलू सिलेंडर पूरी तरह हमारे पास है। अगर कहीं भी कोई कालाबाजी आ रही हो रही है तो लोकल थाना में आप कंप्लेन करिए। अगर कहीं भी लग रहा है कि सिलेंडर की दिक्कत है घरेलू, कॉमर्शियल भी कुछ प्रॉब्लम बंगाल में भी है, असम में भी है। लेकिन अगर कोई भी होमली सिलेंडर अगर एजेंसी नहीं दे रही है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो, तो आप बगल के थाने में जाके कंप्लेन करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास अभी पिछले 10-15 दिन के लिए पूर्ण रूप से हमारे पास पेट्रोल, डीजल और हमारे पास गैस है, इसलिए इस बात के लिए परेशानी नहीं होनी है। भारत के 140 करोड़ जनता को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आसाम के इलेक्शन में किसी भी ढंग की हम परेशानी नहीं होने देंगे। हम आसाम के इलेक्शन में किसी भी ढंग के न तो प्रचार में दिक्कत होने देंगे, न किसी मतदाता को दिक्कत होने देंगे। आप बेफिक्र रहिए, कोई ढंग की परेशानी नहीं होगी। आसाम हम विकास बनाम विनाश पे लड़ रहे थे। कांग्रेस और उनके जो पक्षधर लोग थे जिनका विनाश था, उस विनाश को हमने 10 साल में विकास पे लाए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हेमंत सोरेन विश्वास मुख्यमंत्री हो या हमारे कोई भी मुख्यमंत्री हो, हम किसी भी रोहिंग्या को आसाम में जगह देने वाले नहीं है। ठीक है, हम किसी भी बांग्लादेशी को जगह देने वाले नहीं है। जो भारत के और आसाम के राष्ट्र हित की बात करेगा, उसको हिंदुस्तान में या आसाम में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी का भी समर्थक हो, वो कांग्रेस के समर्थक हो, भाजपा के समर्थक हो, एजीपी के समर्थक हो, बोडोलैंड के समर्थक हो। जो बांग्लादेश के पक्षधर होगा और भारत के विनाश की बात करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देश में, हम बंगाल में के साथ साथ आसाम में शांति चाहते हैं, आसाम का पूर्ण विकास चाहते हैं, वहाँ के युवाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, औद्योगिक विकास हो। और हम विकास में चुनाव लड़ रहे हैं। और हम फिर राखी जी 4 तारीख के दिन, मैंने पहले भी आपको कहा, आज भी कह रहा हूँ कि आसाम के मित्रों को रखेंगे, उस स्लॉट में भी मैं रहूंगा अवेलेबल बंगाल से। हम एक मजबूत सरकार हेमंत शर्मा के विश्वास के नेतृत्व में आसाम में देने जा रहे हैं। और कांग्रेस की जो पिछली स्थिति 2021 की, अगर वो सम्मान भी इनकी बच जाए तो बहुत बड़ा बात है। और रहा कुछ बचा कुचा तो इस बार अब ईद का चांद रात है, कल ईद है, और फिर कुछ बचा हुआ है वो बदरुद्दीन जी ने पूरा कर दिया है। जो कांग्रेस की कुछ बढ़िया बची हुई चीज थी उसकी भी मटिया पलित है, बदरुद्दीन जी ने कर दिया है। कांग्रेस के मेरे मित्र हेमंत शर्मा जी के नेतृत्व में 4 तारीख की अभी तक हम एक मजबूत सरकार बनाए। वो समय मांग रहे हैं मृणाल जी, बोल लेने दीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए राखी जी, ऐसी बात है कि अभी इनको जबरदस्त मिर्ची लगने वाला है, क्योंकि जब मिर्ची लगता है ना इनको, तो काफी रूप से बिलबिला जाते हैं। 2014 से मोदी जी का एक बहुत बड़ा योजना, सफल योजना चल रहा है, लाइन लगाओ योजना। आपने देखा होगा, लाइन लगाओ योजना आप देखे होंगे कि बराबर इनका सफल योजना है मोदी जी का। कैसे, मैं बताता हूँ। नोटबंदी के टाइम में इन लोगों ने लाइन लगाया, कोरोना में इन लोगों ने लाइन लगवा दिया रोड से लेके कहां तक। अब देखिए कि हमने देश की इज्जत को बचाई है, इनको मिर्ची लगा, मिर्ची लगा, कस के मिर्ची लगा। लाइन लगाओ योजना जो आप चालू किए हुए हैं उसको कब बंद करेंगे? पूरे भारत की जनता को आप लाइन लगाने में लगे हुए हैं। आप बताइए कि मिडिल ईस्ट में जब आपका युद्ध हो रहा था, 3 दिन पहले इजराइल क्या करने गए थे? अरे भैया, इजराइल के पास पूरा डाटा है, पूरा डाटा है, दुनिया का डाटा है, हम पूर्ण रूप से उसके समर्थक में हैं। ईरान हमारा मित्र देश है, हम तो चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, दुनिया में शांति हो। ईरान आ गया, फिर कुछ और आ गया। ठीक है, चलिए झगड़े का विषय। अरे भारत को बोलते हैं मदरलैंड, किस प्रकार की बात करते हैं? हमारा मित्र देश है, ईरान जो है हमारा मित्र देश रहेगा। मृणाल जी और नवीन जी, प्लीज 1 मिनट। ठीक है, के रूप में काम कर रहे हैं। प्रकार से आपका मित्र डोनाल्ड ट्रंप जो है 50% टैरिफ लगा दिया। और अरे सर, कहाँ असम में ट्रंप आ रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। कहाँ, मतलब कोई भी कहीं भी लाइन चली जा रही है। प्लीज 1 मिनट। आपके नेता पाकिस्तान से ले रहे हैं। सर वैसे समय हो गया है, फिर मुझे देखिए अच्छा नहीं लगता ऑडियो बंद करना किसी भी गेस्ट का। मजबूर मत करिए प्लीज। मृणाल जी, नवीन जी प्लीज, मैं लास्ट फोन कर रही हूँ प्लीज।
से नफरत की राजनीति करते हैं। मृणाल जी आप ठीक है, कोई बस परिवार जो है पाकिस्तानी मृणाल जी एजेंट ठीक है, वहाँ बस पे एक छोटा सा सवाल उसके बाद क्लोज। प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए विजय जी, क्योंकि आप असम से ही हैं और एक मैं बार बार उस पर जाऊंगी AIUDF, क्योंकि बहुत ऐसे नॉर्मल सा आंसर किया है कांग्रेस ने। AIUDF की भूमिका इस बार कितनी महत्वपूर्ण होगी और किसके साथ, क्योंकि कांग्रेस के साथ इस बार नहीं है और मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है इनका। विजय जी सवाल दोबारा दोहराइएगा। विजय जी, AIUDF की जो परफॉर्मेंस होगी या उनका जो समीकरण है वो कितना फ्रूटफुल दोनों राजनीतिक दल के लिए हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ इस बार नहीं है और मुस्लिम बहुल इलाकों में एक अच्छा प्रभाव भी है। तो कितना असम के चुनाव में जो भी नंबर ऑफ सीट्स इनकी आती हैं, क्या किसी को समर्थन करेंगे या वाकई एक वोट काटने का काम करेंगे? देखिए, अगर AIUDF की बात करूं तो वो किसी के साथ कोई मित्रता उन्होंने नहीं किया है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से अगर 2024 की लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो AIUDF की हालात जो है सबके सामने है। स्वयं इनके जो प्रमुख मुखिया है बदरुद्दीन अजमल ने अपना सीट धुबरी से हारा था और जिसके बाद वहां से सांसद चुन के आए थे कांग्रेस के रकीबुल हुसैन, जो भारत के सेकेंड लार्जेस्ट वोटों से उन्होंने जीता था। तो एक तरह से कयास ये लग रहा है जो निचले असम में, मैंने कहा जो निचले असम में जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके इलाकों में इनकी पकड़ काफी ज्यादा है और समांतर रूप से देखा जाए वही एजेंडा लेके लोअर असम में, निचले असम में कांग्रेस भी जा रही है। तो ये समीकरण है और पहले बात निकल आ रही थी जो AIUDF का कहीं न कहीं गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और AIUDF के मुरब्बी जो मुखिया है बदरुद्दीन अजमल जी, उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और हम जितनी सीट है हम अपने सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन आने वाले जिस तरह से इस बार चुनाव जो असम में होने वाला है तो कोई फैक्टर AIUDF की तरफ से नहीं देखा जा रहा है। और पिछले दो टर्न की अगर बातें कहूँ तो काफी लोअर असम में उनका फैक्टर था, लेकिन 24 के बाद जो समीकरण बदला है तो उनका फैक्टर देखा नहीं जा रहा था। AIUDF का कुछ फैक्टर भी यहाँ असम में पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव। चलिए, क्योंकि समय हो गया, एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया संदीप जी। देखिए राखी जी, सभी साथियों को हमने सुना, लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट है कि चुनाव एक तरफा नहीं है और सरकार को, चूंकि सरकार कई चीजों पर घिरी हुई है, सरकार को कई चीजों से गुजरना है सरकार बनाने के लिए। UGC पर वहां के ब्राह्मणों को और ठाकुरों को भी जवाब देना है, महंगाई पर वहां के हर व्यक्ति को, हर जाति हर धर्म के व्यक्ति को जरूरत देनी है, गैस कैसे प्रोवाइड कराएंगे, तेल कैसे प्रोवाइड कराएंगे। और फिर आज तक इतना लंबा समय हो गया, बातें की जाती है डेवलपमेंट की, लेकिन आप मुझे नहीं बता सकते एक टेलीकॉम कंपनी का नाम, आप मुझे नहीं बता सकते एक ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम, आप मुझे नहीं बता सकते एक IT कंपनी का नाम, लेकिन बातें ऐसे की जाती है जैसे फिल्मों में डायलॉग मारे जाते हैं। सरकारें बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चल रहे हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही मुद्दा है, अब देखना है लोग हिंदू मुसलमान पर बंटते हैं या वो सही रास्ते पर चलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय भी हो गया है। देखिए, NRC, क्षेत्रीय अस्मिता, ये वो मुद्दे हैं जो अपने आप पर महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैंने पहले ही कहा था जो असम के मुख्य रूप से मुद्दे होंगे वो तो हैं ही विधानसभा के लिए, लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है वो सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। अब ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन क्षेत्रीय दल जो हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि AIUDF की बहुत ज्यादा कोई ऐसा जनाधार नहीं होगा, लेकिन पिछले बार के इलेक्शंस में अच्छा गेन किया था। तो क्या होगा, क्या एकला चलो में ही ये सफल होकर आएंगे या फिर वाकई इलेक्शन क्योंकि एक ही चरण में होना है, जो नतीजे होंगे वहां किसी का किसी को समर्थन मिलेगा और सरकार किसकी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।